जय हिंद डॉक्टर्स। लास्ट क्लास में अपन ने कोलरॉश लॉ शुरू कर दिया था, है ना? ठीक है, हाँ क्वेश्चन लिखवाना था मुझे। देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको कोलरॉश लॉ बताया था, ठीक है? अच्छा, अब आपको यह भी पता होगा कि कोलरॉश को अपना लॉ देने की जरूरत क्यों पड़ी, पता है ना ये? क्यों? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में मोलर कंडक्टेंस अपन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि वहां पर जो ग्राफ बन रहा था वो स्ट्रेट लाइन नहीं था, एक कर्व था। पर मुझे एक बात बताओ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या अपन कैलकुलेट कर पा रहे थे? बिल्कुल कर पा रहे थे। किसकी मदद से कर पा रहे थे? एक्सट्रापोलेशन की मदद से। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं जो कोलरॉश लॉ है, क्या वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल है? क्या वीक के लिए एप्लीकेबल है? क्या दोनों के लिए एप्लीकेबल है? बिल्कुल। और जो कोलरॉश लॉ है उसका जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है वो किसके टर्म्स में है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के टर्म्स में है। चीज हमेशा ध्यान रखना, और स्टेटमेंट भी आपको बिल्कुल रटा पड़ा होना चाहिए। स्टेटमेंट मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझाया है, स्टेटमेंट आपको याद भी होना चाहिए, क्योंकि एक बार एग्जामिनर ने कोलरॉश लॉ का ओरिजिनल स्टेटमेंट पूछ लिया था और 4 ऑप्शन दिए थे, और वो 4 ऑप्शन इतने क्लोज थे, इतने ज्यादा क्लोज थे कि अगर आपको स्टेटमेंट याद नहीं होगा तो आप पता नहीं कर सकते कौन सा स्टेटमेंट है, कौन सा ओरिजिनल स्टेटमेंट है। तो आपको स्टेटमेंट पूरा याद होना चाहिए। और स्टेटमेंट क्या था? ओरिजिनल स्टेटमेंट क्या था? At infinite dilution, when dissociation is completed, each ion makes a definite contribution towards equivalent conductance of an electrolyte irrespective to the nature of other ion. ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है? साथ ही साथ मैंने एक और पॉइंट लिखवाया था आपको कि ये जो कोलरॉश लॉ का जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के टर्म्स में है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के टर्म्स में जो एक्सप्रेशन अपन ने लिखा था वो हर इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल, कुछ कुछ इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। एक एग्जांपल मैंने बताया था, पोटैश एलम, है ना? तो अपन क्या करेंगे, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन मोलर कंडक्टेंस का एक्सप्रेशन यूज करके सॉल्व करेंगे। मोलर कंडक्टेंस का एक्सप्रेशन यूज करते हुए अपन उसको सॉल्व करेंगे। अब भले ही आपको कोई सा भी इलेक्ट्रोलाइट दे दिया हो, कोई सा भी इलेक्ट्रोलाइट दे दिया हो, मोलर कंडक्टेंस का एक्सप्रेशन लगा लेना, हर जगह एप्लीकेबल है। पर सपोज करो आपसे पूछ लिया जाए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, तो सबसे पहले क्या करना? मोलर कंडक्टेंस निकालना, फिर रिलेशन यूज करके इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकाल लेना। मैंने रिलेशन आपको बताया था, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनटू वैलेंसी फैक्टर, तो वहां से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आ जाएगा, ठीक है? साथ ही साथ दोनों एक्सप्रेशन के बीच में डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। मोलर कंडक्टेंस वाले एक्सप्रेशन में m और n से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस वाले एक्सप्रेशन में अपन किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करते, अपन सिंपली क्या करते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैटायन और एनायन का लेते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर और सिंपली ऐड कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन लिखेंगे अपन। हाँ, क्या कह रहे हो? पोटेश एलम वाला मैंने सिर्फ नाम लिया था, वैसे इतना नहीं लिया था, कोई बात नहीं, अभी ले लिया, है ना? पोटेश एलम के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, वैसे इतना ज्यादा आपके मतलब नहीं दे रखा, है ना? ये नहीं दे रखा है कि कहां पर एप्लीकेबल होता है कहां पर नहीं होता, बस मैंने ये बता दिया आपको, है ना? क्वेश्चन लिखिए आप। लास्ट क्लास में जो मैं कह रहा था ना कि क्वेश्चन मुझे लिखवाना है, वो मैंने नहीं लिखवाया था, उसी समय मैंने क्लास खत्म कर दी थी, ठीक है? वो लिखवा रहा हूं क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखना, आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Ca+2 एंड Cl माइनस आयंस, आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Ca+2 एंड
Cl minus ions at infinite dilution are 119 and 76 centimeter square mole inverse ohm inverse. At infinite dilution are 119 and 76 centimeter square mole inverse ohm inverse. At infinite dilution are 119 and 76 centimeter square mole inverse ohm inverse. मुझे तो एक बात बताओ, ये आयनिक कंडक्टिविटी जो दे रखी है वो कौन सी है, मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी? एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए ऐसे वर्ड यूज करेगा, उसने बोला है आयनिक कंडक्टिविटी। अब आयनिक कंडक्टिविटी कुछ भी हो सकती है। अब आपको कैसे पता चला मोलर कंडक्टिविटी है? यूनिट देखकर। मैंने आपको बताया था यूनिट याद होनी चाहिए। मतलब ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है आपको, ठीक है, full stop. Calculate the molar and equivalent conductivity of calculate the molar and equivalent conductivity of calculate the molar and equivalent conductivity of CaCl2 at infinite dilution. CaCl2 at infinite dilution. करो सॉल्व। CaCl2 at infinite dilution हो जाएगा क्या? 2 बिल्कुल गलत है, 271 बिल्कुल सही है। कितना? 130.5 बिल्कुल गलत है। 135.5 बिल्कुल सही है। आपने 2 से ढंग से डिवाइड नहीं करा। सबसे पहले तो आप ये पता करिए कि m और n की वैल्यू क्या होगी। अगर CaCl2 की बात करूं तो ये टूटेगा कैसे? Ca+2 प्लस 2Cl माइनस। तो अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल लेता हूं तो कैटायन कितना मिलेगा? 1 मोल। एनायन कितना मिलेगा? 2 मोल। तो मुझे मोलर कंडक्टेंस भी निकालना है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी निकालना है। सबसे पहले क्या निकालूंगा? मोलर कंडक्टेंस निकालूंगा। मोलर कंडक्टेंस किसका निकालूंगा? CaCl2 का। और CaCl2 का मोलर कंडक्टेंस का एक्सप्रेशन क्या लिखूंगा कोलरॉश लॉ के टर्म्स में? m कितना हो गया? 1 इंटू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Ca+2 प्लस n कितना हो जाएगा? 2 इंटू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl माइनस। ये वैल्यू दे रखी है, पुट कर दो। ये हो जाएगा 1 इंटू 119 प्लस 2 इंटू 76, ये आ जाएगा 271। यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स ओम इनवर्स। अब मुझे क्या निकालना है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। और मुझे मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बीच में रिलेशन पता है। रिलेशन क्या हो जाएगा? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CaCl2 इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CaCl2 मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। अब वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज। मुझे एक बात बताओ, टोटल पॉजिटिव कितना? +2। टोटल नेगेटिव कितना? 1 पे है माइनस, ऐसे कितने हैं? 2, तो -2। तो वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा? 2। ये 2 हो गया। इसकी वैल्यू पता है तो मैं कह सकता हूं मोलर कंडक्टेंस पता है, वैलेंसी फैक्टर पता है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आ जाएगा CaCl2 का। कितना आ जाएगा? 271 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 135.5। यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। इक्विवेलेंट इनवर्स ओम इनवर्स। Application of Kohlrausch law. एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉश लॉ। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो बोलो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कोलरॉश लॉ को पढ़ने का एक रीजन आपको पता है, ठीक है?
मुझे बता सकते हो एप्लीकेशन क्या होगी इसकी? एक एप्लीकेशन तो अपन बता ही सकते हैं, टू कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अपन कह सकते हैं पहली एप्लीकेशन हो जाएगी to find या to determine molar conductance at infinite dilution or equivalent conductance at infinite dilution for weak electrolyte। इसको अपन एक एग्जांपल से समझेंगे। फाइंड मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COOH। ये आपको फाइंड करना है। कुछ डेटा गिवन है, साथ साथ लिखते रहना। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपको CH3COONA गिवन है X। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपको NaCl का भी गिवन है और मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपको HCl का भी गिवन है। यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स ओम इनवर्स। ठीक है इसको सुनो एक बार, बाद में लिखेंगे अपन, है ना। ये क्या है? एसिटिक एसिड। अपन ने एसिटिक एसिड का ही एग्जांपल लिया क्योंकि याद करो जब ग्राफ बनाया था तो मोलर कंडक्टेंस एसिटिक एसिड का अपन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो इसका मुझे फाइंड करना है। ये क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। किसकी मदद से फाइंड करेंगे? कोलरॉश लॉ की मदद से फाइंड करेंगे। अब इनका डेटा मुझे पता है। इनका डेटा मैंने कैसे निकाला? क्योंकि मुझे पता है तीनों क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कैसे निकालूंगा? एक्सट्रापोलेशन की मदद से। तो इनका डेटा मैंने ऑब्टेन कर लिया ग्राफ से। इसका डेटा मुझे निकालना है। ठीक है, अब एक चीज समझ में आती है कि जो कोलरॉश लॉ है ये अपन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। देखो यहां पर अपन ने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अप्लाई करा है, तो ऐसा एक्सप्रेशन मैं सबके लिए लिख सकता हूं, है ना। तो इसके लिए एक्सप्रेशन क्या लिखूंगा मैं? इसके लिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COO माइनस प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H प्लस। यहां पर MB1 है और NB1 है, क्यों? क्योंकि एक एनायन मिलेगा और एक ही कैटायन मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, इनको भी लिख सकते हैं क्या? यहां पर एनायन और कैटायन कितना मिलेगा? एक। मतलब इसको क्या लिख सकता हूं? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3COO माइनस प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Na प्लस। इसको क्या लिख सकता हूं? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Na प्लस प्लस किससे मल्टीप्लाई करूं? 1 से या 2 से? 1 से। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl माइनस। इसको क्या लिख सकता हूं? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H प्लस प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl माइनस। लिख सकता हूं ऐसे। अब याद करो मैंने आपको कोलरॉश लॉ समझाया था और मैंने आपको बोला था अगर आप इलेक्ट्रोलाइट को इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दो तो मैं कह सकता हूं कि ये एसिटेट आयन यहां हो या एसिटेट आयन यहां हो। इसके कारण जो मोलर कंडक्टेंस आएगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर वो सेम होगा और इस बात पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा कि ये किसके साथ अटैच्ड है। ये बताया था मैंने आपको। ये कब एप्लीकेबल होगा? जब इनफाइनाइट डाइल्यूट होगा, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कैटायन और एनायन के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब यहां पर ये जो एसिटेट आयन है इसका जो मोलर कंडक्टेंस होगा ये सिर्फ और सिर्फ इसके खुद का होगा। अब भले ही एसिटेट आयन यहां पर हो या यहां पर हो, इसकी वैल्यू यहां पर भी वही रहेगी और यहां पर भी वही रहेगी, पर कब? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो मैं यहां से कह सकता हूं एसिटेट आयन यहां हो या यहां हो, H प्लस आयन यहां हो या यहां हो, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर
इसके कारण जो मोलर कंडक्टेंस आएगा वो सेम होगा और इस बात पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा कि ये H+ Cl- के साथ जुड़ा है या एसिटेट आयन के साथ जुड़ा है, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा 0। मतलब मैं कह सकता हूं इसका जो कंडक्टेंस होगा और इसका जो कंडक्टेंस होगा वो बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि यहां पर ये जो कैटायन है इनका जो कंडक्टेंस है वो इनके कंडक्टेंस को अफेक्ट नहीं कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है सभी को? मतलब मैं कह सकता हूं मुझे इसकी वैल्यू पता करनी है इन तीनों की मदद से। तो अगर मैं इसको बोल दूं 1, इसको बोल दूं 2, इसको बोल दूं 3, तो मुझे लिखना क्या है? मुझे लिखना है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसका? एसिटिक एसिड का। अब इस एसिटिक एसिड के मोलर कंडक्टेंस में इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कौन कौन सी टर्म आ रही है? एक तो आ रहा है एसिटेट आयन। अब एसिटेट आयन को यहां पर ढूंढो, कहां है? ये रहा। चाहिए कितना था? एक। मिला भी कितना? एक। कहां से मिला? एक्स से, तो एक्स लिख देंगे। ये बात समझ में आती है ना? नहीं लिखना मत लिखो यार। ये कहां से मिला? फर्स्ट से मिला है, लिख लो फर्स्ट लिख दो, है ना? अच्छा, ये मिल गया है ना? कितना चाहिए था? एक। मिला भी कितना? एक। कहां से मिला? फर्स्ट से, तो फर्स्ट लिख दिया। अब और क्या चाहिए? H+ चाहिए। कितना चाहिए? एक चाहिए। तो ढूंढो कहां है? ये रहा। कहां से मिला? थर्ड से मिला। चाहिए था एक, मिला भी कितना? एक। +3। अब मजेदार बात पता है क्या है? इनको लेने के चक्कर में कुछ एक्स्ट्रा आ गया। इसको लिया और इसको लिया, तो जब इसको लिया तो ये एक्स्ट्रा आया। कितना आया? एक। इसको लिया तो एक एक्स्ट्रा आया। कितना आया? एक। एक Na+ एक्स्ट्रा आ गया, एक Cl- एक्स्ट्रा आ गया। यहां पर Na+ भी दिख रहा है, Cl- भी दिख रहा है, और कितना दिख रहा है? एक एक नजर आ रहा है। तो ये हटाना है, तो क्या करूंगा? -2। अब 1 की वैल्यू किसके बराबर है? x के बराबर। 3 की वैल्यू किसके बराबर है? z के बराबर। 2 की वैल्यू किसके बराबर है? y के बराबर। तो आंसर आ गया और यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स ओम इनवर्स। कॉपी करो इसको। लिख लिया? एक और क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन लिखो। समझा दिया मैंने, लिख लेना चाहिए अब तक तो आपको। सर इतना लंबा? सर छोटा ही तो है, 2 ही स्टेप में तो आ रहा है। अरे कहां? ये भी तो लिखा था, और इतना सोचा भी तो था। क्या बार बार इतना लिखेंगे? क्या इसको फैला फैला के लिखेंगे ऐसे? क्या इतना सोचेंगे? नहीं, क्योंकि सोचने में ही 1 मिनट लग जाएगा, तो फैलाने में तो और मिनट लगेंगे। ऐसे तो नहीं करेंगे। तो सुनो कैसे करेंगे, सुनना ध्यान से। डायरेक्टली मुझे ये चाहिए, डायरेक्टली। अब देखो कैसे। ये जो ब्लैक कलर के इंक में लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नहीं है, ये तो आंसर है। यहीं तक ही है क्वेश्चन। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। चाहिए था ये किसकी मदद से? इनकी मदद से। अब सुनना, अगर मैं यहां पर देखूं तो एसीटेट आयन है कितना? एक।
H प्लस कितना है 1, मतलब CH3COO माइनस मुझे कितना चाहिए 1 चाहिए, और H प्लस कितना चाहिए 1 चाहिए। कहां से चाहिए, इसकी मदद से चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन वो लेंगे जो अपन को चाहिए। तो अपन को चाहिए क्या, CH3COO माइनस, तो ढूंढो CH3COO माइनस कहां है, कितना चाहिए 1, तो ढूंढो कहां है ये रहा। कितना मिला, 1 मिला, है ना। कहां से मिला, X से, तो X लिख दिया। ठीक है, अब क्या चाहिए, H प्लस, कितना चाहिए 1 चाहिए, ढूंढो कहां है, ये रहा। कितना मिला, 1 मिला। ये 1 चाहिए था, 1 मिला। कितना चाहिए था, 1 चाहिए था, 1 मिला। कहां से मिला, Z से, तो प्लस Z। ठीक है, अब इनको लेने के चक्कर में कुछ एक्स्ट्रा आ गया, या क्वेश्चन में ही कर रहे हैं अपन सारी चीजें। लेने के चक्कर में एक्स्ट्रा आ गया। एक्स्ट्रा क्या आ गया, ये Na आ गया। इसको 1 लिया था तो ये आया भी कितना 1, इसको 1 लिया था तो ये आया भी कितना 1, तो इनको हटाना पड़ेगा। Na 1 हटाना है, Cl 1 हटाना है, कहां से हटेगा, यहां से हटेगा। और यहां पर भी Na कितना है 1, Cl कितना है 1, हटाना है, मतलब माइनस करना पड़ेगा। किसको माइनस करूं, हो गया। बात समझ में आ रही है, डायरेक्टली अपन ये लिखेंगे। ये बात समझ में आ रही है। एक क्वेश्चन दे रखा है यहां पर बोर्ड पे, ये आपको फाइंड करना है, इसकी वैल्यू है x, इसकी वैल्यू है y, इसकी वैल्यू है z, फाइंड करो। z प्लस x/2 माइनस y/2, z प्लस x/2 माइनस y/2, z प्लस x/2 माइनस y, और एक का आ रहा है y/2। अच्छा, देख लेते हैं एक बार, है ना। एक्सपेंड करके करें क्या, यार मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने ये क्वेश्चन लिख लिया क्या, ये हवा में बता रहे हो आप, वाह 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 वाह। यार बहुत चालाक हो गया। अच्छा, अब इधर देखो, पहले एक काम करते हैं, वैसे तो फॉर्मेलिटी ही है, पर फिर भी एक बार काम कर लेते हैं, इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। देखो, एक्सपैंड करना भी आना चाहिए, ठीक है ना, एक्सपैंड करना भी आना चाहिए, है ना। तो एक बार एक्सपैंड कर लेते हैं, फिर वो शॉर्ट ट्रिक से कर लेंगे, है ना। अच्छा, इसको एक्सपैंड करके क्या लिखूं, अब बाद में ही लिखना सब, अब जब लिख नहीं रहे हो तो बाद में ही लिखना। इसको एक्सपैंड करके क्या लिखूंगा, BaOH होल ट्वाइस को एक्सपैंड करके क्या लिखूंगा, कैटायन कितना मिलेगा 1, तो मैं लिखूंगा मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Ba प्लस 2, एनायन कितना मिलेगा 2, तो 2 इंटू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ OH माइनस। नेक्स्ट क्या देख रखा है, BaCl2, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ BaCl2, ये किसके बराबर हो जाएगा, कैटायन कितना मिलेगा 1, तो 1 इंटू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Ba प्लस 2, एनायन कितना मिलेगा 2, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl माइनस, भाई Cl कितने हैं 2 हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NH4Cl, कैटायन कितना मिलेगा 4, 1 मिलेगा। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NH4 प्लस, प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl माइनस। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NH4 प्लस, प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ OH माइनस। पर ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, इसको मिटा दूं, ये लिखा ही नहीं अभी तक, ये भी लिख लिया होगा, बस बस बस, है ना। अब सुनो इधर ध्यान से, डायरेक्ट लिखना है ना। डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, देखो यहां पर मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसका लिख रहे हैं अपन, NH4OH का। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन है, बस चीटिंग नहीं करेंगे अपन। इधर देखो बस, NH4OH का चाहिए NH4 प्लस कितना 1, OH माइनस कितना 1, अब ढूंढो कहां है, ये रहा, चाहिए था 1, मिला भी कितना, ये बात समझ में आ रही है। ये 1 मिला, कहां से मिला, Z से, तो Z, तो जो चाहिए वो पहले ले लो।
दूसरा क्या चाहिए, OH माइनस, ढूंढो OH माइनस कहां है ये रहा, यही मिल गया, है ना। चाहिए था एक, मिले कितने, दो के कारण कंडक्टेंस है X। दो के कारण कंडक्टेंस कितना है X, तो एक के कारण होगा X/2, तो चाहिए था मतलब प्लस X/2, तो ये भी ले लिया, पर इसको क्या करा, आधा करा था, है ना। अब सुनो ध्यान से, इसको भी लिया और इसको भी लिया, इसको एक लिया था तो ये एक्स्ट्रा कितना आया, एक, इसको जब लिया तो ये एक्स्ट्रा कितना आया, आधा, इसको हटाना है, हटाऊंगा कहां से, यहां से। अब Cl आया एक्स्ट्रा एक, Ba आया एक्स्ट्रा आधा, पर दिखाई दे रहा है Cl दो और Ba एक, मतलब दो गुना दिखाई दे रहा है, हटाना है आधा, दिखाई दे रहा है पूरा। बात समझ में आ रही है भाई, Cl हटाना कितना था, एक, दिखाई दे रहा है दो, मतलब डबल दिखाई दे रहा है। Ba हटाना कितना था, आधा, दिखाई दे रहा है पूरा, मतलब दो गुणों का दिखाई दे रहा है। Y है कंडक्टेंस, तो आधे का होगा Y/2, और ये हटाना है माइनस Y/2, यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स, ओम इनवर्स। ये नहीं होगा आपसे, फटाफट कॉपी करो, ये मैं डाल दूं, अरे ये तो मैं डाल दूं, फटाफट लिखो, कर क्या रहे हो आप लोग। क्या, आपकी मर्जी, दोनों तरीके से मैंने करा दिया, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन लिखाकर सिर्फ ये एक लाइन लिख दूंगा ना, और अगर किसी ने आपकी कॉपी चेक कर ली कि देव सर पढ़ाते क्या हैं, डीपी सर पढ़ाते क्या हैं, वो कहेंगे कुछ भी नहीं पढ़ा रहे यार, तो बिन फालतू हवा बना रखी है। सेकेंड एप्लीकेशन लिखेंगे, बीए इसलिए आधा हुआ क्योंकि OH कितना चाहिए था, एक चाहिए था, और यहां पर OH मिल कितना रहा है, दो मिल रहा है, तो चाहिए कितना, एक, मिल रहा है दो, तो इसको X/2 ऐड करा, तो जब इसका आधा करा तो एक्स्ट्रा BA कितना आया, आधा आया, BA एक्स्ट्रा कितना आया, आधा आया, तो आधा ही हटाना पड़ेगा। Z समझ में आ गया, X/2 समझ में आ गया, है ना। तो इसको अपन ने लिया आधा, इसको अपन ने लिया पूरा, इसको आधा करा था क्योंकि ये दो है, ठीक है, चाहिए कितना था, एक। अब जब इसको लिया अपन ने तो एक्स्ट्रा क्या आया, BA आया, है ना। अब BA यहां पर पूरा दे रखा है, पर अपन ने वैल्यू कितनी ली थी, आधी ली थी, X/2 ली थी, मतलब अपन ने जो कंडक्टेंस लिया BA का, वो किसका लिए लिया है, आधे मोल के लिए लिया है, ठीक है। और यहां पर अगर अपन बात करें NH4+, ये अपन ने पूरा लिया था, मतलब जो Cl आएगा इसके पूरे का कंडक्टेंस आ गया, ठीक है। तो ये आ गया पूरे का कंडक्टेंस, ये आया आधे मोल का कंडक्टेंस। अब इनको हटाना है अपन को, ठीक है, आधा BA हटाना है, पूरा Cl हटाना है। अब यहां पर दिखाई दे रहा है BA पूरा दे रखा है और Cl डबल दे रखा है, तो जितना हटाना है ना उसके डबल का कंडक्टेंस दे रखा है। आधा BA हटाना था, दे रखा है पूरा, Cl एक हटाना था, दे रखा है दुगुना, तो जितना अपन को कंडक्टेंस हटाना है उसके दुगने का कंडक्टेंस दे रखा है, तो Y/2 हटा दूंगा। एप्लीकेशन नंबर 2, बोर्ड में तो ऐसे पूरा फैला फैला के ही करना है, ऐसे मत कर देना। हम्म, हाँ वो सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी।
हाँ जी, हाँ। नेक्स्ट एप्लीकेशन लिखेंगे अपन, टू डिटरमाइन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और आयंस के केस में, इलेक्ट्रोलाइट के केस में अपन बोलते हैं आयनाइजेशन। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन अल्फा से। अच्छा, अल्फा का फॉर्मूला पता है? बताना। क्या? जब वो चाहिए था फॉर्मूला तब तो बताया नहीं, आज वो चाहिए नहीं तो वो बता रहे हो। अल्फा का वो बेसिक फॉर्मूला बताओ जो सबसे पहली बार पढ़ा था आपने। ये एक्स क्या होता है? मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल्स टेकन। ये जो चीजें बता रहा हूं ना 11th क्लास की, ये बताना मत किसी को। मतलब जब 11th क्लास का रिवीजन होगा उनको बोलना नहीं आता सर बताओ। और अगर आता है तो बस बोल देना। और अगर सर पूछें तो ये मत बताना कि यहाँ पर पहले डिस्कस हो चुका है 12th क्लास में। मैंने आपको बस वादा करा है इसलिए मैं निभा रहा हूं कि अगर 11th क्लास का कोई टॉपिक आता है यहाँ पर तो मैं पूरा बताऊंगा, है ना। और अगर कोई आपसे पूछ ले कि आपको इतना अच्छे से कैसे आता है तो कह देना सर हमारी 11th बहुत मजबूत थी, है ना। अच्छा इधर देखो, क्योंकि ऐसे चैप्टर के बीच में ऐसे दूसरे चैप्टर में नहीं जा सकते ना, पर यहाँ पर चीजें आ रही हैं इसलिए डिस्कस हो रही है। वरना क्या होगा कि अगर मैं डिस्कस नहीं करूंगा तो मुझे पता है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत शानदार हो जाएगा और आप सारा इल्जाम पता है इधर ही लगाओगे किसने पढ़ाया था। इधर देखो, अब अल्फा का फॉर्मूला क्या है? मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल्स टेकन। इस फॉर्मूले को मुझे मॉडिफाई करना है। जो अपन फॉर्मूला फाइनली लिखने जा रहे हैं इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर ये फॉर्मूला लिखा गया था, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर। और मुझे पता है आपके पास उतनी अंडरस्टैंडिंग है। भूलो मत आप कितनों को पीछे छोड़ चुके हो। अब इधर देखना, यहां पर अपन बात किसकी कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं। आप दिमाग लगा के आंसर देना, है ना। मान लो यहां पर, ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ समझो आप। मान लो आपके पास यहां पर एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें कुल मिलाकर 100 आयंस है। कितने आयंस है? 100 आयंस है। एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें 100 आयंस है। आपने क्या करा? इसको पानी में डाल दिया, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट है, पानी में जाके क्या होगा? टूटेगा। 100 आयंस है। अब ये पानी में जाएगा तो पानी में जाके क्या होगा? टूटेगा। पानी में जैसे ही गया ये टूटा। तो मान लो इस इलेक्ट्रोलाइट का क्या हुआ? ब्रेकडाउन हुआ। और ब्रेकडाउन होने के कारण सोल्यूशन में कुल मिलाकर 20 आयन आ गए। ब्रेकडाउन होने के कारण क्या हुआ? सोल्यूशन में कितने आयन आ गए? 20 आयन आ गए। तो मुझे एक बात बताओ, इस इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन परसेंटेज में कितना होगा? है 20%। बिल्कुल सही है। ये 20% लेकर कैसे आप ये बता दो मेरे को तो। कितना बाय 100? 20 अपॉन 100 इंटू 100 है। हाँ 20% आ रहा है। बिल्कुल सही आया है। ये 20 आपने यहां से लिया होगा। ये 20 आया है, बिल्कुल सही आया है। नहीं बिल्कुल सही आया, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सही चल रही है। ये फॉर्मूला तो अलग ही हो गया, ये तो कुछ और आ गया। ये 20 क्या है? 20 को मैं बोल सकता हूं आयंस ऑब्टेन्ड बाय डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। तो 20 तो होगा।
है ना, आयंस ऑब्टेन्ड बाय डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिवाइडेड बाय टोटल आयंस प्रेजेंट इन एन इलेक्ट्रोलाइट। अरे यही तो फॉर्मूला बना। ये फॉर्मूला लिखा था क्या यहां पर? नहीं। क्या ऐसा कभी फॉर्मूला पढ़ा? नहीं पढ़ा। मतलब आपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर एक फॉर्मूला बना दिया। क्या बना दिया? आयंस ऑब्टेन्ड बाय डिसोसिएशन of an electrolyte divided by total ions present in an electrolyte। यही तो होगा, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिख रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाना, है ना। मुझे एक बात बताओ, डिसोसिएशन के कारण अगर सोल्यूशन में आयंस मिलेंगे ज्यादा, डिसोसिएशन के कारण सोल्यूशन में आयंस मिलेंगे ज्यादा, तो ज्यादा आयंस के कारण फ्लो भी होगा, मोबिलिटी भी होगी, कंडक्टेंस भी होगा, तो मोलर कंडक्टेंस भी होगा। ये बात समझ में आती है? मतलब आयंस ज्यादा तो मोलर कंडक्टेंस भी ज्यादा। अच्छा मुझे एक और बात बताओ, डिसोसिएशन के कारण अगर आयंस मिले कम, तो कम आयंस के कारण फ्लो भी होगा, मोबिलिटी भी होगी, कंडक्टेंस भी होगा, मतलब मोलर कंडक्टेंस भी आएगा। मतलब आयंस कम तो मोलर कंडक्टेंस कम। तो एक चीज समझ में आ रही है कि अगर आयंस होंगे ज्यादा तो मोलर कंडक्टेंस भी होगा, अगर आयंस होंगे कम तो मोलर कंडक्टेंस भी होगा। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं आयंस ऑब्टेन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंडक्टेंस? ज्यादा आयंस ज्यादा मोलर कंडक्टेंस, कम आयंस कम मोलर कंडक्टेंस। मतलब मैं अल्फा को लिख सकता हूं अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। आयंस ऑब्टेन्ड को अपन कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंडक्टेंस, लिख दिया मोलर कंडक्टेंस एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। मुझे तो बस एक बात बता दो, टोटल आयन सोल्यूशन में कब आएंगे? टोटल आयंस सोल्यूशन में कब आएंगे? इनफाइनाइट डाइल्यूशन करने पर। मतलब मैं कह सकता हूं डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये फॉर्मूला बन गया। इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर जो केमिस्ट थे उन्होंने ऐसा लिखा था। ये बात समझ में आ रही है कैसे आया? ठीक है। अच्छा मोलर कंडक्टेंस के टर्म्स में लिखा है तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के टर्म्स में भी तो लिख सकते हैं कि मुझे पता है रिलेशन, वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे उड़ जाएगा, तो बोल सकते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये फाइनल फार्मूला बन गया। अच्छा मुझे तो एक बात बताओ, ये जो अल्फा का फार्मूला है किसके लिए एप्लीकेबल होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होगा, या दोनों के लिए होगा? हैं? घोचू सिर्फ और सिर्फ वीक के लिए ही होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग का तो वन होता है, स्ट्रॉन्ग तो बाय डिफॉल्ट पूरा टूट जाएगा। ये जितने भी अल्फा के फॉर्मूले आपने पढ़े हैं अभी तक, वो सारे के सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए पढ़े हैं, स्ट्रॉन्ग के लिए नहीं है। बात समझ में आ रही है? किसी को कह मत देना गलती से ये देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा का फॉर्मूला, तो सामने वाला ये कहेगा कि वन लाने के लिए आपने फॉर्मूला डिराइव करा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा क्या आता है? वन आता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट है ये फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। फटाफट कॉपी करो। नेक्स्ट एप्लीकेशन है थर्ड एप्लीकेशन। लिख लिया होगा ये तो आपने। मजेदार बात बताता हूं, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब ऐसे डायरेक्ट बता देता अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो समझ में नहीं आता। अब ये तो आपने खुद नहीं बता दिया मुझे। थर्ड एप्लीकेशन, to determine dissociation or
आयनिक कांस्टेंट। सर एक बात बताओ, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कम आयनिक इक्विलिब्रियम ज्यादा पढ़ा रहे हो? डिसोसिएशन कांस्टेंट कहीं पढ़ा था आपने? आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा था। पता है डिसोसिएशन कांस्टेंट का फॉर्मूला कौन सा? वाह 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 वाह। सी स्क्वायर अल्फा, सी अल्फा स्क्वायर। और कोई महानुभाव? अंडर रूट सी अल्फा स्क्वायर। और किसी को कुछ याद आ रहा हो? कुछ याद आ रहा है? लास्ट बेंच कॉर्नर बोलो ना। शर्मा रहे हैं वो। हाँ, केएसपी गोजो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है। सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा, ये फॉर्मूला होता है। आप अप्रोक्स फॉर्मूला बता रहे हो बार बार, सी अल्फा स्क्वायर सी अल्फा स्क्वायर, ये गलत है, ये गलत है। अब इधर सुन लो एक बार, सुनो अब इधर। एक बार देख लेते हैं, पूरा डिराइव कर देता हूं। ये अपन ने पढ़ा था आयनिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है। अब अगर बात करें डिसोसिएशन कांस्टेंट की, डिसोसिएशन कांस्टेंट भी अपन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही बात करते हैं। तो मान लो यहां पर अपन ने एग्जांपल ले लिया एसिटिक एसिड का, ठीक है, ध्यान से देखते रहना। अगर एसिटिक एसिड की बात करें तो एसिटिक एसिड का ब्रेकडाउन होगा, है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट आयंस में टूटेगा। और अपन ने देखा था कि आयनिक इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम स्टेट कौन अटेन करते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स करते हैं। मतलब यहां पर क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम आ जाएगा किसके बीच में? इलेक्ट्रोलाइट और डिसोसिएटेड आयंस के बीच में। आयंस कौन से मिलेंगे मुझे? एसिटेट आयन प्लस H प्लस आयन, ठीक है। तो मान लो टाइम t इज इक्वल टू 0 पर इसका कंसंट्रेशन था C, तो ये कितना हो जाएगा? 0 0। ध्यान से सुनकर जवाब देना। टाइम t इज इक्वल टू t पर मान लो CH3COOH का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है? अल्फा है। तो आप मुझे बताओ CH3COOH टूटेगा कितना? कितना? C अल्फा टूटेगा। सुनो इधर, अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? कंसंट्रेशन डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन टेकन। अब मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मोल्स टेकन, मोल्स की जगह कंसंट्रेशन से रिप्लेस कर दो। तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था? C, डिसोसिएटेड अपॉन इनिशियल मतलब C, तो डिसोसिएट कितना होगा? C अल्फा होगा। बचेगा C माइनस सी अल्फा। वो आप सही बोल रहे हो, C माइनस सी अल्फा, पर वो है क्या? जितना बचा। मैं पूछ क्या रहा था? कितना टूटा? सब रटा पड़ा है बिल्कुल। टूटेगा कितना? C अल्फा। बचेगा कितना? C माइनस सी अल्फा। बनेगा कितना? C अल्फा C अल्फा। ये बात समझ में आ रही है? अब इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है, और जब इक्विलिब्रियम अटेन होता है तो अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल के से, ठीक है। और कैपिटल के का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। ये बात समझ में आती है? और एक्टिव मास को अपन किसके बराबर मान लेते हैं? कंसंट्रेशन के बराबर। ये बताया गया होगा आपको। अब अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट के एक्टिव मास की, तो ये हो जाएगा C अल्फा की पावर 1, क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्री क्या है? 1, मतलब C अल्फा की पावर 1 इंटू C अल्फा की पावर 1 डिवाइडेड बाय C माइनस C अल्फा की पावर 1। अब मजेदार बात यह है कि ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अपन लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं वीक एसिड का, इसीलिए इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं Ka से। अगर वीक बेस का लिखता हूं तो बोलता हूं Kb। ये बात समझ में आ रही है? अब यहां पर देखो ये क्या हो जाएगा? C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा। C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, तो Ka का फॉर्मूला आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये बात समझ में आ रही है? ये ओरिजिनल एक्सप्रेशन है, ओरिजिनल एक्सप्रेशन याद होना चाहिए आपको। पर अगर यहां पर अल्फा लेस देन 5% हुआ, यही बताया गया होगा, 5% बताया था, 10% बताया था, 5%। अगर अल्फा लेस देन 5% हुआ तो मैं कह सकता हूं Ka इज नियरली इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है?
तो ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। जब भी कोई भी आपसे पूछे डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो आपके दिमाग में ये फॉर्मूला नहीं आना चाहिए, ये फॉर्मूला आना चाहिए। आप अल्फा चेक करो कि क्या वो 5% से कम है, तब ये लगाओ। बहुत बार, मुझे नहीं पता कि 11th क्लास में आपसे कौन से क्वेश्चन कराए गए, पर बहुत बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपके मॉड्यूल में जो अल्फा दे रखा है वो मोर देन 5% है, मोर देन 5% है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, आंसर गलत आ जाएगा। ऐसे भी ऑप्शन मिलेंगे जो इसके अकॉर्डिंग आ रहे हो आंसर, और ऐसे भी ऑप्शन मिलेंगे जहां इसके अकॉर्डिंग आंसर आ रहे हो। एग्जैक्ट आंसर निकालना है फिर अपन को। बात समझ में आ रही है? और मजेदार बात, एक और बात सुन लो, कोई अगर सोच रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर ही छोड़ देते हैं, क्या फर्क पड़ रहा है, पापा ही खत्म हो जाएगा। पर गलत सोच रहे हो, ये मिटा दो ना, बिल्कुल गलत सोच रहे हो ऐसा। क्योंकि अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री छोड़ोगे तो बहुत कुछ छूट जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये एक ही ऐसा चैप्टर है जो डिफरेंट चैप्टर्स के बीच में कनेक्टिंग ब्रिज की तरह काम कर रहा है। अगर आपको वो लिंकेजेस नहीं पता होंगे कि एग्जामिनर किस पॉइंट से दूसरे चैप्टर जा सकता है, तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर आप सोच रहे हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री छोड़ रहे हो तो बहुत सारे चैप्टर छूट जाएंगे। क्यों? सुनना ध्यान से। एग्जामिनर आपको पता है बहुत चालाक और शातिर है मेरी तरह, ठीक है? वो घुसेगा तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, पर निकलेगा रिडॉक्स रिएक्शन से। मैंने आपको चैप्टर शुरू होते ही पहले बताया था कि रिडॉक्स रिएक्शन का यूज होगा यहां पर, क्योंकि चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट, इन सब का यूज होगा, ठीक है? और मैंने कहा था मैं बता दूंगा, टेंशन मत लेना, है ना? तो एग्जामिनर क्या करेगा? घुसेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, निकलेगा रिडॉक्स से, घुसेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, निकलेगा केमिकल इक्विलिब्रियम से, घुसेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, निकलेगा आयनिक इक्विलिब्रियम से, घुसेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, निकलेगा सॉल्यूशन चैप्टर से, घुसेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से और निकलेगा थर्मोडायनेमिक्स से। अब आप मुझे बताओ कि अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री छोड़ा तो कितने चैप्टर छूट जाएंगे? 5 नहीं 6। अरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी तो छूटा। बात समझ में आ रही है? अभी यहां पर अपन ने अल्फा का फॉर्मूला निकाला था। अल्फा का फॉर्मूला क्या था? मोलर कंडक्टेंस एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब सुनो क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जामिनर। मान लो आपको एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन दे दिया, ठीक है? मोलर कंडक्टेंस एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन भी दे दिया, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन भी दे दिया। आपको बोल रहा है के निकालो, क्या निकाल लोगे? हाँ, अल्फा निकालोगे यहां से, के निकालोगे वहां से कहां से? आयनिक इक्विलिब्रियम से। और यहां और वहां को मिलाकर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मिलेगा। कहां पर? यहां तो मिलेगा, वहां पर भी मिलेगा। जहां पेपर देने जाओगे ना नेट में, वहां पर भी मिलेगा। वहां पर पहले बन चुका है और आगे बनने की भी संभावना है। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? कैसे मिलेगा ये? के यहां से अल्फा निकालेंगे और सी दे रखा है, तो के कहां से निकालेंगे? वहां से। वहां से मतलब आयनिक इक्विलिब्रियम से। ये बात समझ में आ रही है? और यहां और वहां को मिलाकर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मिलेगा। कहां पे? जहां पेपर देने जाओगे। यहां तो डेफिनेटली बनाऊंगा, यहां तो चूकूंगा ही नहीं मैं, यहां डेफिनेटली बनाऊंगा। और वहां पर बन भी चुका है और आगे बन भी सकता है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन अच्छा बन सकता है। देखो यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करो। ये तो मुझे पता है, सोल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन हो गया अभी ये। पर घुसा कहां से एग्जामिनर? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। निकला कहां पर? सोल्यूशन से। मुझे एक बात बताओ, कैसे निकालेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? ICRT। यहां से निकलेगा अल्फा, और अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I-1 अपॉन N-1। आई निकल जाएगा। सी दे रखा है, आर पता है, टी अगर नहीं दे रखा है तो बोला था बाय डिफॉल्ट मान के चलना, 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 पुट कर देना, आ जाएगा आंसर। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है सभी को? ठीक है, तो बता दिया आयनिक इक्विलिब्रियम से कैसे निकलेगा, ये भी बता दिया सॉल्यूशन से कैसे निकलेगा। तो अभी बताऊंगा, रिडॉक्स तो चल ही रहा है, रिडॉक्स तो चल ही रहा है, थर्मोडायनेमिक्स का आगे बताऊंगा, केमिकल इक्विलिब्रियम का भी आगे बताऊंगा, बता दूंगा किस पॉइंट से वो थर्मोडायनेमिक्स पहुंच सकता है। ये पॉइंट मैंने बता दिया कहां से ये आयनिक इक्विलिब्रियम पहुंच सकता है। तो एक काम करेंगे अपन, इस एप्लीकेशन के साथ साथ
यहां पर आपको कुछ पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस भी पूछ सकता है एग्जामिनर। यहां से कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या हो जाएगा, C अल्फा। अब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आ गया तो पीएच भी पूछ सकता है। पीएच क्या हो जाएगा, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। साथ ही साथ वो अल्फा भी पूछ सकता है, मतलब अल्फा तो पूछ लिया, आई निकालने को कह सकता है क्योंकि सोल्यूशन में घुस सकता है। तो अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। अब दिमाग में एक डाउट आएगा, सर अल्फा का एक और फॉर्मूला बताया था आपने, आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, पर क्या वो यूज होगा? यहां पर इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही है, हमेशा यहां पर टूटा टाटी होगी, एसोसिएशन नहीं होगा। अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। ये बात समझ में आ रही है? फटाफट कॉपी करो। डर लग रहा है क्या? डरने की कोई बात नहीं है, सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे अपन, ठीक है। बस मुझे यहां पर बताना था, ये कनेक्टिंग ब्रिज है, ये लिंकेज है, यहां से वो किसी भी चैप्टर में जा सकता है, तो इस एप्लीकेशन को याद करके रखेंगे अपन। लिख लिया? नेक्स्ट एप्लीकेशन है to determine solubility product of। सर ऐसा क्यों लग रहा है, ये भी जाना पहचाना है, sparingly soluble salt। याद आ रहा है कुछ? ये वापस आने के इक्विलिब्रियम आ गया। लिख लिया? किसकी? टू डिटरमाइन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को अपन किससे रिप्रेजेंट करते थे? केएसपी से रिप्रेजेंट करते थे। केएसपी का फॉर्मूला पता है? जनरल फॉर्मूला बताओ ना। बिल्कुल सही है, एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, एस की पावर एक्स प्लस, बिल्कुल सही फॉर्मूला है। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का मतलब पता है क्या होता है? जो कम घुले, जिनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो, बहुत कम हो। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? AgCl हो गया, PbSO4 हो गया, BaSO4 हो गया, ये सारे क्या है? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। अब इस एप्लीकेशन को समझने के लिए सबसे पहले तो अपन को यह समझना पड़ेगा सॉल्युबिलिटी क्या होती है, फिर अपन समझेंगे स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट कौन होता है, और उसके बाद अपन समझेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। वैसे तो डायरेक्टली अपन फॉर्मूला लिख सकते हैं और समझ सकते हैं, पर एक बार देख लेते हैं अच्छे से। देखो याद करो, सॉल्युबिलिटी के बारे में मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन चैप्टर में, और वहां पर डेफिनेशन भी लिखवाई थी, और मैंने ये भी बोला था वहां पर आपको कि सॉल्युबिलिटी की जो डेफिनेशन होगी वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग होगी, पर मतलब सेम होगा। तो सबसे पहले तो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन लिखो। सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन लिखेंगे अपन, एट कांस्टेंट टेम्परेचर कॉमा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर कॉमा, at constant temperature comma, concentration of saturated solution, concentration of saturated solution is known as solubility,
at constant temperature comma concentration of saturated solution is known as solubility. Concentration of saturated solution is known as solubility. ठीक है, और करके एक और डेफिनेशन लिखो. The maximum amount of solute which can be dissolved in, the maximum amount of solute which can be dissolved in, the maximum amount of solute which can be dissolved in given amount of solvent, which can be dissolved in given amount of solvent to form saturated solution, to form saturated solution at constant temperature, to form saturated solution at constant temperature is known as solubility. At constant temperature is known as solubility. ठीक है, अब इस डेफिनेशन को समझते हैं अपन. देखो डेफिनेशन जो सेकंड वाली है वो मैं बिल्कुल आपको समझा चुका हूं सॉल्यूशन चैप्टर में. सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है? सॉल्यूट का वो मैक्सिमम अमाउंट जो गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसे बोलते हैं सॉल्युबिलिटी. मान लो यहां पर एक एग्जांपल अपन ने ले लिया, यहां पर अपन ने वाटर लिया, सॉल्वेंट. वाटर कितना लिया? 1 लीटर. ठीक है, और जो सॉल्यूट लिया है वो NaCl लिया है, और कितना लिया है अपन ने? 100 ग्राम. मतलब मैं कह सकता हूं NaCl का 100 ग्राम वो मैक्सिमम अमाउंट है जो 1 लीटर वाटर में क्या हो गया? डिसॉल्व हो गया. मतलब NaCl का मैक्सिमम अमाउंट कितना डिसॉल्व हो रहा है? 100 ग्राम. अब अगर इससे ज्यादा मैं NaCl डालूंगा तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, वो नीचे जाके बैठ जाएगा. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो सॉल्यूट का वो मैक्सिमम अमाउंट जो गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए कांस्टेंट टेम्परेचर पर, उसे बोलते हैं अपन सॉल्युबिलिटी. तो यहां पर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी NaCl की? 100 ग्राम पर लीटर. यही होगी, ये मैक्सिमम अमाउंट है जो डिसॉल्व हो सकता है. तो यही क्या हो जाएगी? इसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी. अच्छा मुझे एक बात बताओ, 100 ग्राम वो मैक्सिमम अमाउंट है जो गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है. अगर मैं थोड़ा सा और NaCl डालूंगा, क्या वो डिसॉल्व होगा? मतलब मैं कह सकता हूं ये जो सोल्यूशन है वो कौन सा सोल्यूशन है? सैचुरेटेड सोल्यूशन है. सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? कि फर्दर सॉल्वेंट डिसॉल्व, सॉरी फर्दर सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता. बात समझ में आ रही है? सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? कि फर्दर सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व नहीं हो पाए. क्या फर्दर NaCl इसमें डिसॉल्व हो सकता है? नहीं हो सकता. मतलब ये क्या है? सैचुरेटेड सोल्यूशन. और सैचुरेटेड सोल्यूशन का कंसंट्रेशन ही सॉल्युबिलिटी होता है. और यहां पर ये जो कंसंट्रेशन अपन ने एक्सप्रेस करा है वो किसके टर्म्स में करा है? स्ट्रेंथ के टर्म्स में, ग्राम पर लीटर. ये बात समझ में आ रही है? मतलब सैचुरेटेड सोल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होता है ना, वही सॉल्युबिलिटी होती है. पहली डेफिनेशन आ गई, देख लो एक बार, चेक कर लो, वही लिखा हुआ है. मतलब सेम है पर डिफाइन करने का तरीका अलग है. ठीक है, पहली डेफिनेशन क्या कह रही है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्युबिलिटी. सॉल्यूशन चैप्टर में सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करा गया था इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन. याद करो रॉल्ट्स लॉ. रॉल्ट्स ने अपने एक्सप्रेशन में किसको लिखा था? मोल फ्रैक्शन को लिखा था. बात किसकी हो रही थी? सॉल्युबिलिटी की हो रही थी. डाल्टन ने भी सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करा था मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में, याद करो Y से रिप्रेजेंट करा था. और हेनरी ने भी सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करा था मोल फ्रैक्शन से. एक लाइन भी लिखवाई थी मैंने वहां पर, सॉल्युबिलिटी इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन. इस चैप्टर में अपन सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन. और कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी. लिख लो वहां पर पहली डेफिनेशन में एक वर्ड लिखा है मैंने, कंसंट्रेशन. दिख रहा है कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन के ऊपर लिख लो मोलैरिटी. एट कांस्टेंट टेम्परेचर कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्युबिलिटी. ये जो कंसंट्रेशन है इसके ऊपर लिख लेना मोलैरिटी. इस चैप्टर में अपन कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी. तो अपन कह सकते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन होता है वही क्या होती है? सॉल्युबिलिटी होती है. तो सॉल्युबिलिटी समझ में आ गया. अब बात करते हैं अपन स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की. अगर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की मैं बात करूं
तो आप सब जानते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट कौन होते हैं? जिनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो, बहुत कम हो। अब मान लो AgCl सॉल्ट लिया और आपको स्कूल में बोल दिया गया कि आपको अगले दिन एक एक्सपेरिमेंट करना है लैब में, और एक्सपेरिमेंट क्या करना है कि आपको AgCl की सॉल्युबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो आपको यह बता दिया गया है कि 1 लीटर आपको पानी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, AgCl आपको लाना है अपने हिसाब से। अब आपने क्या सोचा, पहली बार मौका मिला है, आगे मिले ना मिले, आज ही हाथ साफ कर लूंगा मैं, है ना। तो आपने क्या करा, घर से आधा किलो AgCl उठा के लेकर आए। कितना? आधा किलो, मतलब कितना ग्राम हो गया? आधा ग्राम नहीं होगा घूंचू, 500 ग्राम। 500 ग्राम आप घर से AgCl उठा के लेकर आ गए, ये सोचकर कि ज्यादा डालूंगा ज्यादा खुलेगा। बात समझ में आ रही है? अब ज्यादा लेकर आ गए, किस लिए? कि ज्यादा डालूंगा तो ज्यादा खुलेगा। अब आप आ गए स्कूल में और आपने क्या करा, इकट्ठा एक साथ डाल दिया, 500 ग्राम एक साथ डाल दिया, ये सोचकर कि एक साथ डालूंगा ज्यादा खुलेगा। अब हुआ ये कि AgCl था, हल्का सा ही घुला और बाकी सारा नीचे जम गया, और क्या बना दिया? पपीता बना दिया इसने। अब जो ये घुला वो सिर्फ 5 ग्राम घुला, और यहां पर भारी भरकम पपीता बन गया। कितने ग्राम का? 495 ग्राम का। बनाना था सैचुरेटेड सॉल्यूशन स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का। क्या बनाना था? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना था स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का, और बन क्या गया? पपीता बन गया। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? तो अगर मैं यहां पर सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो क्या इसकी सॉल्युबिलिटी को क्या ये पपीता चेंज करेगा? नहीं। सॉल्युबिलिटी तो वही होगी जो सॉल्युबल होगा, सॉल्युबिलिटी में तो वही AgCl काउंट होगा जो घुला होगा। तो अगर मैं यहां पर सॉल्युबिलिटी की बात करूं तो सॉल्युबिलिटी बोल सकता हूं 5 ग्राम पर लीटर। AgCl की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? 5 ग्राम पर लीटर। ये बात समझ में आ रही है? बनाना क्या था? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना था, बन क्या गया? पपीता बन गया। अब एक बात मुझे बताओ, इस सॉल्यूशन में AgCl जो घुला वो ज्यादा या कम? बहुत कम है, क्योंकि 5 ग्राम तो चुटकी भर होता है। पता है ना चुटकी भर क्या होता है? 5 ग्राम तो सिर्फ चुटकी भर होता है, मतलब कुछ कण ही डिसॉल्व हो पाए। मतलब यहां पर इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है? बहुत बहुत कम है। अब दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा, सर एक बात बताओ, AgCl तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% होता है, तो ये पूरा टूटना चाहिए था, क्यों नहीं टूटा? क्यों नहीं टूटा पूरा? AgCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, अल्फा 100%, टूटना तो पूरा चाहिए था। बना के बैठ गया पपीता, कितना? 495 ग्राम का। तो ऐसा क्यों? डाउट समझ में आ रहा है ना? जो सॉल्युबल होता है ना वही टूटता है, सब कुछ नहीं टूट जाता है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। जो घुलेगा वही टूटेगा, और जितना घुलेगा वो पूरा का पूरा टूटेगा। ये कॉन्सेप्ट होता है आयनिक इक्विलिब्रियम में, बताया गया होगा आपको। जो घुलेगा ना सिर्फ वही टूटेगा, जितना भी घुला पूरा का पूरा टूटेगा। कितना घुला? 5 ग्राम, 5 ग्राम पूरा टूट जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, अपन बना क्या रहे थे, वापस पे आ जाते हैं। अपन बना क्या रहे थे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना रहे थे स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का। ठीक है, पर बन क्या गया? पपीता बन। अच्छा मुझे बताओ, इस सोल्यूशन में Ag प्लस और Cl माइनस डिसॉल्व फॉर्म में होंगे, तो इस सोल्यूशन में जो AgCl की सॉल्युबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है या बहुत कम? बहुत बहुत कम। मतलब AgCl ज्यादा होगा या कम? कम होगा। अगर AgCl बहुत 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 कम है तो ये जो सोल्यूशन है ये डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड है? ये वेरी 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 डाइल्यूट होगा। ये बात समझ में आ रही है? और बनाना मुझे क्या था? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना था। दिमाग में आप क्या सोच कर आए थे? घर से डेफिनेशन क्या पढ़ कर आए थे? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच कैन बी डिसॉल्व। भर भर के डाल दिया आपने, पर कुछ कण ही डिसॉल्व हुए।
बनाना था सैचुरेटेड सोल्यूशन स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का, और अल्टीमेटली बन क्या गया, इनफाइनाइट डाइल्यूट सोल्यूशन बन चुका है ये। इतना डाइल्यूट इतना डाइल्यूट इतना डाइल्यूट सोल्यूशन बन गया कि इसको अपन इनफाइनाइट डाइल्यूट सोल्यूशन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? अब एक बात मुझे बताओ थोड़ा सा दिमाग लगाकर, अगर मैं इसकी जगह NaCl डाल देता, अगर मैं इसकी जगह NaCl डाल देता, तो इसके सोल्यूशन को क्या मैं इनफाइनाइट डाइल्यूट सोल्यूशन बोल पाता? नहीं बोल पाता, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। इनफाइनाइट डाइल्यूट सोल्यूशन कब बोलूंगा और किसके लिए बोलूंगा? जब सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाऊंगा, किसका? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का। तो एक बहुत जबरदस्त फंडा आ रहा है, फंडा लिखो। ये सब नहीं लिखना है, लिखो फंडा। इसमें लिखना saturated solution of sparingly soluble salt, saturated solution of sparingly soluble salt, saturated solution of sparingly soluble salt, saturated solution of sparingly soluble salt can be considered as, saturated solution of sparingly soluble salt can be considered as, can be considered as infinite dilute solution, can be considered as infinite dilute solution because these salts dissolve very less. Because these salts dissolve very less. तो अपन को बनाना क्या था? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना था, पर बन क्या गया? इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन बन गया। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर मेरे से कोई बोल दे मोलर कंडक्टेंस सैचुरेटेड सॉल्यूशन का किसके लिए? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का जब अपन ने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, उसका मोलर कंडक्टेंस की बात करें तो मोलर कंडक्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करूंगा? ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। अब बनाना था सैचुरेटेड सॉल्यूशन, पर बन क्या गया? इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन। मतलब इसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और आप मुझे बताओ मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? कापा इंटू 1000 अपॉन एम। यही तो होता है। अब एक बात मुझे बता दो, ये मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन में लाऊंगा कहां से? कोलरॉश लॉ की मदद से। याद करो पहली एप्लीकेशन, कोलरॉश लॉ की मदद से अपन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाल लेंगे। ये किसके लिए एप्लीकेबल है? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए ही एप्लीकेबल है। अब एक क्वेश्चन का जवाब दे दो, बस ये एप्लीकेशन खत्म हो जाएगी। सुनना ध्यान से, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए आपको मोलर कंडक्टेंस गिवन है। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के सैचुरेटेड सॉल्यूशन का आपको क्या गिवन है? मोलर कंडक्टेंस गिवन है। साथ ही साथ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के सैचुरेटेड सॉल्यूशन का आपको कंडक्टिविटी भी गिवन है। तो क्या आप स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के सैचुरेटेड सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकाल लोगे? क्या आप स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के सैचुरेटेड सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी निकाल लोगे? सॉल्युबिलिटी कैसे निकालोगे? क्या 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 क्या? क्वेश्चन समझ में आया? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस गिवन है और कंडक्टिविटी गिवन है, आपको सॉल्युबिलिटी निकालनी है। मोलैरिटी ही तो सॉल्युबिलिटी होगी। आपको ये गिवन है, कापा भी गिवन है, मोलैरिटी निकाल लोगे। ये मोलैरिटी किसकी निकाली आपने? सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन की मोलैरिटी ही तो क्या होती है? सॉल्युबिलिटी होती है। पहली डेफिनेशन, एट कांस्टेंट टेम्परेचर कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन आपने निकाला है किसका? सैचुरेटेड सॉल्यूशन का। और यही किसके बराबर हो जाएगा? सॉल्युबिलिटी के बराबर हो जाएगा। और मैंने अभी वहीं पे लिखवाया था कंसंट्रेशन अपन मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। मतलब मैं कह सकता हूं ये जो m है ये और कुछ नहीं, सॉल्युबिलिटी के बराबर है। ये किसके बराबर है? सॉल्युबिलिटी के बराबर है। और सॉल्युबिलिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? मोल लीटर इनवर्स।
ये बात समझ में आ रही है? अब अपन को पढ़ना क्या था? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। मुझे एक बात बताओ, अगर सॉल्युबिलिटी आ गई तो क्या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। एक जनरल फॉर्मूला अपन डिराइव कर रहे हैं केएसपी का, है ना? AX BY इलेक्ट्रोलाइट है, ये क्या है? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, ठीक है? ठीक है, एक जनरल सॉल्ट ले लिया AX BY। मुझे बताओ ये टूटेगा कैसे? X A प्लस Y प्लस YB माइनस X। मान लो ये है इनिशियली A, तो ये कितना हो जाएगा? 0 0, ठीक है? अब मान लो इस स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी क्या है? S, तो ये बचेगा कितना? A माइनस S। तो ये बनेगा कितना? XS YS। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं यहां पर KSP लिखूंगा तो KSP का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? XS की पावर X, YS की पावर Y डिवाइडेड बाय A माइनस S कर दूंगा। ये सॉलिड होता है, याद करो, एक्टिव मास प्योर सॉलिड का 1 होता है। मतलब बोल सकता हूं KSP किसके बराबर हो जाएगा? KSP इज इक्वल टू X की पावर X, Y की पावर Y, S की पावर X प्लस Y। ये हो गया फॉर्मूला। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, यहां पर X क्या है? कैटायन का नंबर। Y क्या है? एनायन का नंबर। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। मुझे एक बात बताओ, अगर बात करें AgCl की, तो AgCl का KSP क्या हो जाएगा? मुझे बताओ, यहां पर कैटायन कितने? 1। एनायन कितने? कैटायन 1, एनायन 1। तो फॉर्मूले में वैल्यू क्या पुट करूंगा? 1 की पावर 1, 1 की पावर 1, S की पावर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू S स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अगर बात करो PbSO4 की, कैटायन कितना? एनायन कितना? Pb कितना? S कितना? O कितना? Pb कितना है? 1। SO4 माइनस 2 कितना है? 1। मतलब इसको बोलूंगा 1 की पावर 1, 1 की पावर 1, S की पावर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू S स्क्वायर। ये बात समझ में आती है? हो जाएगा ऐसे? जब इतना समझ में आ रहा है तो एक बात बताओ, Al2SO4 होल थ्राइस बताओ जरा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, यहां पर कैटायन कितना है? Al कितना है? SO4 कितना है? तो क्या लिखूंगा? 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, S की पावर 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 108 S की पावर 5। अच्छा, शाबाश। देखूं जरा, NaKPO4 बताना जरा इसका। Na कितने? 2, K कितना? 1, PO4 कितना? 1। तो इसको क्या लिखूंगा? 2 की पावर 2, 1 की पावर 1, 1 की पावर 1, S की पावर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 4S4। एक और अगर आयन आ जाएगा तो बोल दूंगा Z की पावर Z, S की पावर क्या हो जाएगी? X प्लस Y प्लस Z। समझ में आ रहा है? पक्का? कैसे समझ में आ रहा है इतना? NaKRbPO4 है। बताना जरा। 1 की पावर 1, 1 की पावर 1, 1 की पावर 1, 1 की पावर 1, S की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 S4। फटाफट कॉपी करो। ये नहीं लिखना है, ये आपको अपने आप ही याद करना पड़ेगा। मुझे पता है आप क्या चाह रहे हो मेरे से। वो नहीं हो पाएगा। लिख लिया? तो केएसपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाँ, X की पावर X, Y की पावर Y,
s की पावर, एक और बार बोलो ना, x y की पावर y, s की पावर, एक और बार बोल दो चलो, क्वेश्चन लिखेंगे अपन। बोलूं? ऐसा क्या लिख रहे हो यार? आराम से लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत लेक्चर नहीं, बहुत टाइम है आज। क्वेश्चन लिखेंगे। बोलूं? क्वेश्चन लिखना। बोलूं? बोलूं? सेकंड लास्ट बेंच। हाँ, क्या हुआ? नहीं लिखा क्या? जल्दी लिखो फटाफट। The molar conductivity of acetic acid, the molar conductivity of acetic acid, the molar conductivity of acetic acid at 0.2 molar concentration, at 0.2 molar concentration, and at infinite dilution at 0.2 molar concentration, and at infinite dilution are 4.8 and 400, 4.8 and 400 centimeter square mole inverse ohm inverse, centimeter square mole inverse ohm inverse at infinite dilution are 4.8 and 400 centimeter square mole inverse ohm inverse respectively, full stop.
Calculate degree of dissociation and dissociation constant. Calculate degree of dissociation and dissociation constant of acetic acid. Calculate degree of dissociation and dissociation constant of acetic acid. अच्छा, Ka का फॉर्मूला क्या होता है? फटाफट क्या होगा? C अल्फा स्क्वायर अपॉन, एक और बार बोलो ना, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. एक और बार, C अल्फा स्क्वायर अपॉन, एक और बार, एक और बार. अल्फा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोलर कंडक्टेंस एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. करो सॉल्व, हो जाएगा ये. एग्जामिनर ने डेटा दे रखा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, पर पूछ रहा है आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में. क्या रहे आंसर? 0.012 बिल्कुल सही है. और के कितना आ रहा है? 2.88 इंटू 10 टू द पावर -5. -5 बिल्कुल सही है. वैल्यूज पुट कर दो. मोलर कंडक्टेंस एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन कितना है? 4.8. एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कितना है? 400. तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10 टू द पावर -2. 1.2 इंटू 10 टू द पावर -2, या मैं कह दूं 1.2%. ठीक है. अब अगर अपन बात करें के की, के का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. ठीक है, वैल्यूज पुट कर दो. अब अगर मैं यहां पर बात करूं, अल्फा देखो 5% से कम है, तो मैं कह सकता हूं के का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सी अल्फा स्क्वायर, बिकॉज अल्फा इज लेस देन 5%. तो मैं कह सकता हूं के हो जाएगा, सी कितना दे रखा है? 0.2. अल्फा कितना निकाला? 1.2 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर. सॉल्व कर लो इसको. 1.2 का स्क्वायर कितना होता है? 1.44 भाई, 12 का स्क्वायर 144. तो 1.2 का स्क्वायर हो जाएगा 1.44. 1.44 इंटू 0.2, ये हो जाएगा 0.288. तो इसको बोल सकता हूं 2.88 इंटू 10 टू द पावर -1 इंटू 10 टू द पावर -4, ये आ जाएगा 10 टू द पावर -5. इसमें किसी को डाउट है तो बोलो. इन्हीं क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था. डेटा जो दे रखा है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का दे रखा है, पर पूछा जा रहा है आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में. एक और क्वेश्चन लिखेंगे अपन. बोलूं? at a certain temperature, comma, at a certain temperature, comma, the saturated solution of AgCl has, at a certain temperature, comma, the saturated solution of AgCl has electrolytic conductivity of, at a certain temperature, comma, the saturated solution of AgCl has electrolytic conductivity of 1.8 into 10 to the power -6, 1.8 into 10 to the power -6 mho centimeter inverse, mho centimeter inverse, full stop. The ionic conductivity of Ag plus and Cl minus, the ionic conductivity of Ag plus and Cl minus ions, the ionic conductivity of Ag plus and Cl minus ions at infinite dilution are, at infinite dilution are, at infinite dilution are
54.5, 54.5 and 55.5, 54.5 and 55.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स ओम इनवर्स, फुल स्टॉप. फाइंड सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. फाइंड सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट at infinite dilution are 54.5 and 55.5 centimeter square mole inverse ohm inverse, full stop. Find solubility and solubility product. निकाल लोगे क्या? निकालो. अच्छा, क्वेश्चन लिखना. फाइंड सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl. ऑफ AgCl भी लिख दो. ऑफ AgCl मतलब आपको सॉल्युबिलिटी निकालनी है AgCl की, KSP निकालना है AgCl का. सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी? मोलर कंडक्टेंस निकालना पड़ेगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर AgCl का. निकालो. 110, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -5 बिल्कुल सही है. KSP भी निकाल दो. बिल्कुल सही है. 10 टू द पावर, हाँ, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे अपन? मोलर कंडक्टेंस एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल्स टू कापा इनटू 1000/m. एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि सॉल्युबिलिटी निकालने का फॉर्मूला सिर्फ एक ही है, ये रहा. ये जो मोलैरिटी है ना, यही क्या है? सॉल्युबिलिटी है. अब मोलैरिटी किसकी निकालनी है? AgCl की. तो कापा किसका रखना पड़ेगा? AgCl का. तो मोलर कंडक्टेंस भी रखना पड़ेगा AgCl का. करो सॉल्व. और याद करो, मैंने बताया था मोलर कंडक्टेंस एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का किसकी मदद से कैलकुलेट करोगे? कोलरॉश लॉ की मदद से. बिल्कुल सही है. बिल्कुल सही है. सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ AgCl. इधर देख लो एक बार. देखो, अपन को क्या निकालना है? सॉल्युबिलिटी निकालनी है. सॉल्युबिलिटी किसके बराबर होगा? मोलैरिटी के बराबर, है ना? तो ये निकालना है. ये पता है, ये लापता है. तो सबसे पहले तो ये निकालना पड़ेगा. ये कैसे निकालेंगे? कोलरॉश लॉ की मदद से. तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ AgCl को क्या लिख सकता हूं? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Ag प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl-. इसकी वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में. ये हो जाएगा 54.5 प्लस 55.5. ये कितना आ जाएगा? 110 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स ओम इनवर्स. अब क्या करो? ये फॉर्मूला यूज कर लो. मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ AgCl कितना आ गया? 110 इज इक्वल टू कापा कितना दे रखा है? 1.8 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी. और मोलैरिटी ही क्या होती है? सॉल्युबिलिटी. तो मैं कह सकता हूं मोलैरिटी किसके बराबर है? सॉल्युबिलिटी के बराबर है. इज इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकते हैं? 1.8 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 110. इसको और क्या लिख सकता हूं मैं? 180 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 10 टू द पावर -5. ये दो डेसिमल इधर ले जाऊंगा तो 10 टू द पावर -5 बन जाएगा. ये 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, ये आ गया 1.7066 6 इंटू 10 टू द पावर -5. यूनिट क्या हो जाएगी? मोल लीटर इनवर्स. और मुझे क्या निकालना है? KSP निकालना है. और AgCl का KSP अभी अपन ने लिखा था. कितना लिखा था? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट AgCl का किसके बराबर हो जाएगा? S स्क्वायर के बराबर हो जाएगा. S अपन निकाल चुके हैं. कितना निकाला? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -5. इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा.
तो 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, मतलब ये हो जाएगा 2.56 इंटू 10 टू द पावर -10। यूनिट क्या होगी मोल लीटर इनवर्स की पावर 2। ऐसे स्क्वायर करा है अपन ने। ये बात समझ में आ रही है? एक क्वेश्चन लिखो, घर से करके लाना। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो बोलो। हमेशा पता है क्या करना, जो चीज निकालने को बोले उसके बारे में सोचना। ये फॉर्मूला लगाएंगे अपन, ये चीज समझ में आती है। अब ये निकालना है, ये पता है, तो सबसे पहले तो ये निकालना पड़ेगा, तब जाके ये निकलेगा। और ये निकालने के लिए डेटा आपको दे रखा है। क्वेश्चन लिखना, बोलूं? इफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ if molar conductance at infinite dilute solution, if molar conductance at infinite dilute solution of ammonium chloride, if molar conductance at infinite dilute solution of ammonium chloride is 150 centimeter square mole inverse ohm inverse, is 150 centimeter square mole inverse ohm inverse, and ionic conductance of OH minus and ionic conductance of OH minus and Cl minus ions are of OH minus and Cl minus ions are 198 and 76 centimeter square mole inverse ohm inverse respectively. 198 and 76 centimeter square mole inverse ohm inverse respectively, full stop. What will be the molar conductance of the solution? What will be the molar conductance of the solution? What will be the molar conductance of the solution of NH4OH at infinite dilution, of NH4OH at infinite dilution, full stop. If the conductivity of a 0.01 molar, if the conductivity of a 0.01 molar solution of NH4OH, 0.01 molar, if the conductivity of a 0.01 molar solution of NH4OH is 9.52 into 10 to the power -5 ohm inverse centimeter inverse, 9.52 into 10 to the power -5 ohm inverse centimeter inverse, full stop. What will be the percentage degree of ionization? What will be the percentage degree of ionization? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. What will be the percentage degree of ionization? ठीक है, ये करके आना. Thank you.